अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था बेसिक ईसीजी इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमने प्रीवियसली ईसीजी की डेफिनेशन से लेकर और उसके जितनी भी बेसिक कंपोनेंट्स थी हमने वो डिस्कस कर लिया, उसके मेजरमेंट्स, उसके ड्यूरेशंस, ईसीजी पेपर वगैरह सब कुछ को ऑलमोस्ट कवर कर लिया। नाउ वी आर एट हार्ट रेट एस्टिमेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ईसीजी के थ्रू हार्ट रेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। और हार्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमारे पास 4 मेथड्स है, और आई शुड से द 4 डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम ईसीजी में पेशेंट की हार्ट रेट को इन बीट्स पर मिनट में फाइंड कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पर फर्स्ट वाला है डिवाइड 300 बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स बिटवीन टू कॉम्प्लेक्सेस। इस चीज़ को हम ईसीजी के वेव फॉर्म में ही समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यू टेक द 2 आर वेव्स, और उन आर वेव्स के दरमियान जितनी भी लार्ज बॉक्सेस होंगी आपने उनको कैलकुलेट करना होता है, एंड देन आपने फार्मूला यूज़ करना होता है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द लार्ज बॉक्सेस। एक ही आर आर इंटरवल आपने लेनी होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर फोकस करें तो हमारे पास इन 2 आर आर वेव्स में उनके दरमियान हमारे पास 1 2 3 एंड 4 लार्ज बॉक्सेस आ रही है। तो 300 को डिवाइड करो 4 के साथ, सो वी गेट द हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनट विच इज 75। ये है हमारे पास फर्स्ट मेथड जो कि हम लार्ज बॉक्सेस को कैलकुलेट करके हार्ट रेट को फाइंड करते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज, अब इन लार्ज बॉक्सेस के इनसाइड हमारे पास होती है स्मॉल बॉक्सेस, तो आपने उनको कैलकुलेट करना होता है। और एज वी नो दैट कि हमारे पास एक लार्ज बॉक्सेस के इनसाइड 5 स्मॉल बॉक्सेस होती हैं, तो आप इन सारों को कैलकुलेट कर लें बिटवीन द 1 आर इंटरवल, एंड देन आपने फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वही स्मॉल बॉक्सेस, एंड देन यू गेट द हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास 4 लार्ज बॉक्सेस आ रही है, सो इट मीन्स 20 स्मॉल बॉक्सेस आ रही है। देन आप फार्मूला को यूज़ करें 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितनी है 20, तो हमारे पास हार्ट रेट कितनी आती है 75 बीट्स पर मिनट। सो ये हमारे पास सेकेंड मेथड्स था हार्ट रेट को फाइंड आउट करने का। और ये 2 मेथड्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास रेगुलर ईसीजी हो। रेगुलर ईसीजी मीन्स के जो आर आर इंटरवल है, नॉट जस्ट ओनली वन, बट जितनी भी आर आर इंटरवल प्रेजेंट होंगी उनके दरमियान जितनी भी ड्यूरेशन हो, फासला हो, जितनी भी बॉक्सेस प्रेजेंट हो, वो सबकी सेम हो। ऐसा नहीं हो कि इस एक इंटरवल में जो है वो 3 लार्ज बॉक्सेस आ रही है, इस एक इंटरवल में 4 लार्ज बॉक्सेस आ रही है, इस एक इंटरवल में 2 लार्ज बॉक्सेस आ रही है, इसमें हाफ आ रही है, तो फिर ये इरेगुलर है। और इसके लिए फिर हम रूल ऑफ 30 एंड रूल ऑफ 1500 को यूज़ नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस वन थिंग, हम रूल ऑफ 30 एंड रूल ऑफ 1500 सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईसीजी में ही यूज़ करते हैं जब हमारे पास रिदम जो है वो नॉर्मल हो, जब रेगुलर रिदम हो। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर कि आप अगर रिदम जो हमारे पास इरेगुलर हो तो उसमें फिर हम कैसे हार्ट रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड है। सो द थर्ड मेथड इज, आपने लेनी होती है 6 सेकेंड्स की ईसीजी स्ट्रिप को, और 6 सेकेंड्स में हमारे पास तकरीबन आती है 30 लार्ज बॉक्सेस। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जो है वो 30 लार्ज बॉक्सेस को आप सेलेक्ट कर लें, 30 लार्ज बॉक्सेस को आप काउंट कर लें। सो एज वी नो दैट कि 1 लार्ज बॉक्सेस हमारे पास किसके इक्वल है 0.20 सेकेंड के। तो अब अगर यहाँ हम 30 लार्ज बॉक्सेस को ले रहे हैं, सो आप 30 को मल्टीप्लाई कर ले 0.20 के साथ, तो हमारे पास वही आता है 6 सेकेंड्स। तो जो आपको इजी लगे आप या तो 6 सेकेंड्स की ईसीजी स्ट्रिप को ले लें, या फिर 30 लार्ज बॉक्सेस उसको ले लें।
और उस स्ट्रिप या फिर उस बॉक्सेस के दरमियान जितनी भी आर वेव प्रेजेंट हो, आप उनको काउंट कर लें और काउंट करने के बाद आप उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें एंड यू गेट द बीट्स पर मिनट। तो बेसिकली हम यही चेक करते हैं कि हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी है हमारे पास। अब हम 1 मिनट की एसीजी की स्ट्रिप के बजाय हम लेते हैं 6 सेकेंड्स की, और 6 सेकेंड्स के इनसाइड हम देखते हैं कि कितनी हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, और उसी को फिर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर यहाँ भी देख लें, 6 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही 60 सेकेंड्स आता है ना, तो मीन्स 1 मिनट। तो इट्स इजी ट्रिक कि आप जो है 6 सेकेंड्स की ईसीजी की स्ट्रिप को लें और उसके इनसाइड जितनी भी आर कम्प्लेक्सेस और आर वेव प्रेजेंट है उसको आप कैलकुलेट कर लें एंड देन आप उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो वी गेट द हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनट। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5 आर वेव प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हार्ट रेट हमारे पास कितनी आती है, 50 बीट्स पर मिनट। सो ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर इरेगुलर रिदम। इसके अलावा 4 मेथड भी हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि 10 सेकेंड की स्ट्रिप को लेते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड की ईसीजी स्ट्रिप को लेते हैं और उसके इनसाइड जितनी भी हमारे पास आर वेव प्रेजेंस होती हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, देन उसको फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू गेट द हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनट। तो ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द हार्ट रेट थ्रू एन ईसीजी। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रिदम पैटर्न, मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिदम जो है ये इरेगुलर है या फिर ये रेगुलर है। तो आपने क्या करना है कि अगर ईसीजी का पेपर हो ना, उसमें सबसे पहले आपने नोट करना है आर आर पैटर्न्स को देखना है आपने, फिर आपने रूलर की मदद से या फिर उसके इनसाइड मींस आर आर इंटरवल के दरमियान जितनी भी लार्ज बॉक्सेस या फिर स्मॉल बॉक्सेस होती हैं आप उसको काउंट कर लें या फिर रूलर लें एंड देन इन इंटरवल को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। ठीक है, ये 1 आर इंटरवल है, इसके अलावा कुछ दूसरा लें, फिर इनकी ड्यूरेशन को देखें, इनके लार्ज बॉक्सेस को काउंट करें, फिर इसको इस वाले के साथ कंपेयर करें, फिर दूसरा चेक करें। सेम इसी तरह आपने आर आर इंटरवल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है एंड दिस हेल्प यू सी इफ द रिदम इज सेम मीन्स रेगुलर और चेंजिंग और इरेगुलर। बस सिंपली आप आर आर वेव के दरमियान जितनी भी लार्ज बॉक्सेस होंगी आप सारों के साथ उसको कंपेयर करें एंड देन आपको आइडिया हो जाता है कि फिर ये जो रिदम है वो रेगुलर है फिर इरेगुलर है। ठीक है, अब ये जो इरेगुलर रिदम्स होती हैं इसकी भी फिर कुछ टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट है रेगुलरली इरेगुलर। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिदम्स होती है वो नॉर्मल नहीं होती बट जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वही स्टार्ट में जो मैंने आर आर वेव्स के दरमियान जो लार्ज बॉक्सेस होती हैं या जो डिस्टेंस होता है वो सेम नहीं होता, कुछ में ज़्यादा होता है तो कुछ में कम होता है तो कुछ में बहुत ही कम। सो रिदम हमारे पास इरेगुलर है, वो नॉर्मल नहीं होती, बट जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। पैटर्न मीन्स कि फर्स्ट बीट होती है फिर सेकंड बीट होती है देन डिले, फॉर एग्जांपल देन दोबारा से ही फर्स्ट बीट होती है देन सेकंड देन उसके बाद फिर पॉज मीन्स डिले होता है, देन थर्ड भी ये ऐसे ही होता है बीट बीट देन पॉज। सो ये इस पैटर्न में ये वेव जो है वो कंटिन्यूस सी जा रही होती है। वेव की जो पैटर्न होती है वो सेम होती है, वो रेगुलर होती है, बट जो उसकी रिदम होती है मींस आर आर वेव के दरमियान का जो फासला होता है वो एक दूसरे के से बिल्कुल डिफरेंट होता है, कुछ में 3 बॉक्सेस, कुछ में 2 बॉक्सेस, कुछ में हाफ बॉक्सेस, क्योंकि वो इरेगुलर होती है, इरेगुलर रिदम होती है। और ये किस सिचुएशन में होती है, इन अ रीअकरिंग इरेगुलर पैटर्न। जो पैटर्न है वो तो रिपीट हो रहा है बट जो रिदम होती है वो इरेगुलर होती है, इसको हम कहते हैं रेगुलरली इरेगुलर। अब सेकेंड वन इज इट्स इरेगुलरली इरेगुलर। इस रिदम में क्या होता है, इसमें जो रिदम होती है, ठीक है, आर आर वेव्स के दरमियान जितनी भी ड्यूरेशन होती है वो भी इरेगुलर होती है
और इसके अलावा इसका कोई पैटर्न भी नहीं होता। इट्स अ कम्प्लीटली रैंडम एंड डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम। और ये जो सिचुएशन होती है ये यूजुअली कॉमन होती है इन एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर जो फिब्रिलेशन हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, जिसमें कोई भी क्लियर वेव या फिर पैटर्न प्रेजेंट नहीं होती, रिदम्स भी कोटिक होती है। सो इट्स अ कम्प्लीटली रैंडम एंड डिसऑर्गेनाइज्ड रिदम, जिसको कहते हैं इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में, जिसमें आप सबसे पहले यहाँ तो उसकी वेव के पैटर्न को चेक करें कि कहीं पी वेव प्रेजेंट है तो कहीं गायब, कहीं यू वेव बन रही है, और सारा पैटर्न ही जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। सेकेंडली अगर आप यहाँ इसके रिदम को नोट करें, कहीं 6 स्मॉल स्क्वायर्स आ रही है, कहीं पे 9, कहीं पे 13, कहीं पे 12, कहीं 10, 11, 8, एक रेगुलर रिदम को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये रिदम हमारे पास कहलाती है इरेगुलरली इरेगुलर, जहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ मेथड के थ्रू हार्ट रेट को फाइंड करते हैं। ठीक है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर लिया। कहीं 6 सेकेंड्स की स्ट्रिप को लेते हैं, फिर उसको उसमें जितनी भी क्यू आर एस प्रेजेंस होती है उसको काउंट करके उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम 10 सेकेंड की स्ट्रिप को लेते हैं, देन उसमें जितनी भी क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होती है उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन वी गेट द हार्ट रेट बीट्स पर मिनट। पी वेव के बारे में मैंने बताया कि आर्टीरियल जो फिब्रिलेशन थी वहां पे एब्सेंट थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पी वेव गायब कहाँ हो जाती है, वेयर डिड दे गो। तो अगर नॉर्मल साइनस रिदम की बात करें, पी वेव के बाद ही क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस और फिर टी वेव बनती है। मीन्स एवरी हार्ट बीट स्टार्ट विद ए पी वेव। तो इसका मतलब है कि एट्रिया की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, जस्ट ट्विचिंग होती है, वो सुकड़ता है बस। उसके जो मसल्स होते हैं वो ट्विचिंग कर रहे होते हैं, बाकी प्रॉपरली एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज टोटली कोटिक, सो दैट्स व्हाई द पी वेव इज डिसअपियर। इस वजह से यहाँ पे एक की डायग्नोस्टिक क्लू भी प्रेजेंट है दैट इफ पी वेव आर एब्सेंट and it is an irregular rhythm, it may suggest atrial fibrillation। मीन्स अगर पी वेव भी नहीं हो, जिस तरह से हमने ऊपर देखा, और जो रिदम थी वो भी इरेगुलर इरेगुलर थी, तो ये कंडीशन हमारे पास सजेस्ट कर सकती है कि उस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है। अब हमने ईसीजी में देख लिया, उसकी वेव फॉर्म हमने चेक कर लिया कि उसमें पी वेव नहीं है। अब नेक्स्ट काम आपका क्या होगा, आपने चेक करना है कि क्या क्यू आर एस प्रेजेंट है कि नहीं। अब पी वेव तो एब्सेंट है, अब आपने आना है क्यू आर एस पर। फिर आपने चेक करना है कि इज द क्यू आर एस कम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, एंड इफ इट इज प्रेजेंट देन इज इट रेगुलर और इरेगुलर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अराइज होता है, इज देयर अ क्यू आर एस आफ्टर द पी वेव। जिस तरह से मैंने बताया कि हार्ट बीट स्टार्ट ही पी वेव से होती है, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर पी वेव एब्सेंट हो तो उसके बाद क्या क्यू आर एस प्रेजेंट हो सकती है कि नहीं। ईसीजी में हम सिग्नल्स को, इम्पल्सिस को चेक करते हैं। अब अगर हमने यहाँ बात की पी वेव जिस तरह की एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है वो प्रेजेंट ही नहीं हो, एब्सेंट हो, तो क्या इसका ये मतलब है कि बिल्कुल सिग्नल ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। पी वेव नहीं बन रही है, इसका मतलब है द सिग्नल इज not coming normally from the SA node, means the atria is not contracting at an organized way। Electrical activity present है but in a disorganized way। एट्रिया जो है वो फिब्रिलेट कर रहा है, ट्विचिंग हो रही है वहां पे, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा बस। अब अगर एक किसी जी में पी वेव गायब, हमने उसका रीजन देख लिया कि क्या रीजन है, अब क्यू आर एस बन रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे की रोल कौन प्ले कर रहा है, एवी नोड। ऐसे नोड्स बेशक कि अगर कोई वो डिसऑर्गेनाइज देन और कॉर्टिक वेव्स की प्रोडक्शन वो कर रहा है, एवी नोड से तो अपना काम करना ही है, उसका काम सिग्नल्स लेना ही होता है, चाहे फिर वो डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों ना हो।
उसने सिग्नल्स को कैरी करना होता है, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। चाहे फिर वो उन सिग्नल्स को फिल्टर करे या फिर उन सिग्नल में थोड़ा सा डिले हो जाए, तो वो इन इम्पल्सिस को फिर ट्रांसफ़र करता है थ्रू द वेंट्रिकल्स और फिर उसी की वजह से ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनती है। सो ये होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। ब्लॉक इज समथिंग एल्स एंड एट्रियल फिब्रिलेशन और फिब्रिलेशन इज समथिंग एल्स। सो इस यही वजह है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव समटाइम्स और डिसअपियर हो जाती है, बट स्टिल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है। टाइमिंग इरेगुलर हो सकती है, रिदम इरेगुलर हो सकती है, इवन पैटर्न भी इरेगुलर हो सकता है, बट वेव बनती ज़रूर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पी वेव प्रेजेंट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले, और एट्रियल फिब्रिलेशन में यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे फिर थोड़ी प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे भी एब्सेंट, यहाँ पर भी एब्सेंट। तो अगर पी वेव एब्सेंट हो तो मीन्स एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही है, सो जिसे हम डिनोट करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन से। अब है प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल जो मैंने बताया था, हमारे पास वो टाइमिंग्स होती है जिसमें सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र होता है एट्रिया से वेंट्रिकल तक। सो इट शोज द टाइम टेकन for the signal to travel from atria, then AV nodes and then ventricles. अगर यही टाइमिंग नॉर्मल से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि AV नोड पर सिग्नल जो है वो स्लो डाउन हो रहे हैं, और इस डिलेड को, इस सिग्नल के स्लो डाउन को, तो इस डिले को कहते हैं AV ब्लॉक। अब अगर बात करें फर्स्ट डिग्री हर ब्लॉक की, विच इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द AV ब्लॉक, इसमें सिग्नल जो है वो ब्लॉक नहीं होते, बस डिले हो जाता है। एवरीथिंग इज स्टिल वर्क्स, ठीक है, हर एक बीट प्रेजेंट होती है, हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वेव की, बट इट इज जस्ट स्लोअर देन द नॉर्मल एंड इट इन्वॉल्व्स अ फिक्स्ड प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल मोर देन 200 मिली सेकेंड्स। तो हमने प्रीवियसली भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो नॉर्मल पी आर इंटरवल है वो कितनी है, 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स तक। अगर तो इंटरवल जो है वो 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर वो इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। अब यहाँ 200 ms मीन्स मिली सेकेंड्स का क्या मतलब, वी नो दैट एक सेकेंड्स में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो अब अगर हमने 200 मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 200 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 200 divided by 1000 and then we get 0.20 seconds. तो वही बात 200 मिली सेकेंड्स हमारे पास इक्वल है 0.20 सेकेंड्स के। अगर तो इंटरवल इससे ज़्यादा हुआ, चाहे मतलब 0.20 सेकेंड से ज़्यादा या फिर 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि इंटरवल प्रोलॉन्ग जा रही है या फिर सिग्नल में डिले हो रहा है। ठीक है, अब हम इसी इंटरवल को ईसीजी पेपर के साथ कैसे रिलेट करेंगे, तो वी नो दैट वन स्मॉल बॉक्स की ड्यूरेशन कितनी थी, 0.04 सेकेंड्स। अब इसी वन स्मॉल बॉक्स की ड्यूरेशन से पीआर इंटरवल को डिवाइड कर दें, मीन्स 0.20 डिवाइडेड बाय 0.04, तो हमारे पास आती है 5 स्मॉल बॉक्सेस। तो इन अ मोर इजी वे में आपने ईसीजी के पेपर में आपने स्मॉल बॉक्सेस को आपने नोट करनी होती है कि अगर पीआर इंटरवल जो है वो 5 स्मॉल स्क्वायर से या फिर 5 स्मॉल बॉक्सेस से वो इंटरवल ज़्यादा हो गया, सो इट सजेस्ट द फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक, जिसका मतलब है कि सिग्नल जो है वो ब्लॉक नहीं बल्कि डिले हो रहे हैं। ठीक है, नेम ब्लॉक का है बट सिग्नल जो है वो ब्लॉक नहीं होते, वेंट्रिकल्स तक प्रॉपरली सिग्नल जाते हैं बट स्लो, सिग्नल जो है वो डिले जाता है।
जिसमें इंटरवल जो है वो मोर देन 200 मिली सेकेंड से चला जाता है, या फिर मोर देन 0.20 सेकेंड से हो जाता है, या फिर मोर देन स्मॉल बॉक्सेस से हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री में जहाँ पर सिग्नल्स का डिले हो रहा था, तो अब यहाँ सेकेंड डिग्री में कुछ सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप हो जाती है और वो एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाती। सो समटाइम्स द पी वेव इज प्रेजेंट बट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज मिसिंग। ठीक है, इसमें जो बीट है वो ड्रॉप हो जाती है। अब यहाँ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के फिर टू टाइप्स है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट है मोबिड टाइप 1 और वी कैन से दैट विंक बैक। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप को हम मोबिड्स टाइप 1 भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा विंक बैक भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो पीआर इंटरवल होता है वो स्लोली इंक्रीज होता है। मींस हर एक बीट में जो पीआर इंटरवल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होता जाता है, एंड देन एंड में एक क्यूआरएस जो है बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, मींस प्रेजेंट ही नहीं होती। और फिर से ये साइकिल रिसेट हो जाता है, मींस फिर ये साइकिल रिपीट होता है। लाइक फर्स्ट बीट में पीआर इंटरवल जो है वो नॉर्मल होता है, देन सेकंड में फिर से थोड़ा सा लॉन्गर हो जाता है, थर्ड में इवन इट बिकम्स मोर लॉन्गर, एंड देन ग्रेजुअली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल वो बीट ही नहीं प्रेजेंट होती। पी वेव प्रेजेंट तो होती है बट जो क्यूआरएस है वो ड्रॉप हो जाता है, और इसको कहते हैं हम ड्रॉप्ड बीट। और इसी तरह ये साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होता जाता है, पहले नॉर्मल, देन लॉन्गर, फिर और भी लॉन्गेस्ट, देन ड्रॉप। तो इसको समझने के लिए आपके पास जो अलार्मिंग साइंस होती है वो आपका होता है पीआर इंटरवल, जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अब इस सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की जो दूसरी टाइप्स है वो हमारे पास होती है मोबिड्स टाइप 2, और उसमें जो पीआर इंटरवल होती है वो होती है फिक्स्ड। जिस तरह से मोबिड्स टाइप 1 में हो रहा था कि पीआर इंटरवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, जो कि एक अलार्मिंग फेज थी आपके लिए, अलार्मिंग साइंस था कि अब क्यूआरएस ने सडनली जो है वो ड्रॉप होना होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पीआर जो इंटरवल होते हैं वो फिक्स्ड होती हैं। मीन्स हर एक बीट में जो है द पीआर इंटरवल इज स्टेज द सेम, इट डज नॉट ग्रेजुअली इंक्रीजेस अनलाइक द मोबिट्स टाइप 1। पीआर इंटरवल जो होता है वो भी सेम होती है और टाइमिंग्स में जो है उसमें भी चेंज नहीं आती। बट सडनली क्या होता है, देयर आर ड्रॉप बीट्स, क्यूआरएस जो है वो गायब हो जाता है, एंड दिस हैपन्स विदाउट द एनी वार्निंग। सडनली क्या होता है, पी वेव तो आ जाती है बट क्यूआरएस जो है वो गायब, वो ड्रॉप हो जाती है। फिर थोड़ा सा नॉर्मल चलता है, पी वेव भी बन रही होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी बन रहा होता है, टीवी भी बनती है, एंड देन सडनली क्या होता है, पी वेव आ जाती है बट क्यूआरएस गायब। फिर क्लैरिफाई बाय द नंबर ऑफ द ड्रॉप बीट्स, मीन्स आपने रेशो लेनी होती है पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। कैसे, अब यहाँ 2:1 का क्या मतलब, मीन्स के 2 पी वेव है और 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो अगर 2 पी वेव्स हो, 1 क्यूआरएस हो, तो इसका मतलब है कि 1 ड्रॉप्ड बीट है, मतलब एक बीट जो है वो मिसिंग है। सेम इसी तरह 3:1 मीन्स 3 पी वेव्स है और 1 जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो अगर 3 पी वेव बन रही है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब है 2 बीट्स हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी हैं। सेम इसी तरह 4:1 मीन्स 4 पी वेव है और 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब है कि 3 बीट्स हमारे पास ड्रॉप हो चुकी हैं। सो इस तरह से, इस रेशो से आप ड्रॉप बीट्स को लिखते हैं। इसके अलावा जो मोबिट्स टाइप 2 है, इट इज़ मोर सीरियस दैन टाइप 1 बिकॉज इट कैन प्रोग्रेस टू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। पेशेंट जो है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जा सकता है, और ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, एंड दिस में रिक्वायर्ड द अर्जेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की 2 टाइप्स। नाउ द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एट्रियल इम्पल्सेस होती है वो वेंट्रिकल्स में बिल्कुल पहुंचती नहीं है।
फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमने क्या बात की कि वहाँ पे डिलेड होती हैं। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो कि इंटरमिटेंट थी और उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो ड्रॉप हो जाती थी, फेल हो जाती थी, और कुछ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती थी, वेंट्रिकल में पहुंच जाती थी। अब यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉक होता है जिसमें कोई भी सिग्नल जो है ऐसे नोड से ईवी नोड्स में ट्रांसफ़र ही नहीं होती। और इस ईसीजी में जो पी वेव होती है वो रेगुलरली अपेयर होती है हर एक बीट में, क्योंकि जो ऐसे नोड होता है वो अपना काम करता है, एट्री की कॉन्ट्रैक्शन करता है, बट सिग्नल्स जो होती है वो ऐसे नोड से ईवी नोड्स में ट्रांसफ़र नहीं होती, वेंट्रिकल्स तक जाती ही नहीं है। अब यह मज़े की बात यह है कि फिर भी क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होती है। वो कैसे? यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स होती है अपनी ही इम्पल्सेस की जनरेशन स्टार्ट कर लेता है यूजिंग द सब्साइडरी और द बैकअप पेसमेकर, जिसकी वजह से एट्रिया जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, जो वेंट्रिकल्स होती है वो अपनी ही कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, अपनी ही बीट बनाता है, इंडिपेंडेंटली दोनों काम कर रहे होते हैं। टाइमिंग्स, रिदम, सब कुछ इरेगुलर होता है, पैटर्न भी इरेगुलर। जो पीआर इंटरवल होता है एक बीट में कभी ज़्यादा होता है, दूसरी बीट में कभी कम हो जाता है, बिल्कुल ही वहाँ पे वेरिएबल चेंजेस आ रही होती है पीआर इंटरवल में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पी वेव और क्यूआरएस का कोई रिलेशन ही नहीं होता। एट्रिया और वेंट्रिकल जो होती है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसे नोड से तो सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे एवी नोड्स में, तो एवी नोड्स के पास सिग्नल कहाँ से आए कि वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से क्यूआरएस बन रही है? दिस इज़ द मेन थिंग। कुदरत ने हर एक सिस्टम को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर तो प्राइमरी और जो बेसिक मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसमें कोई ख़राबी आ जाए, तो कंपनसेशन के लिए कुछ चीज़ें फिक्स की होती है। सेम केस यहाँ हार्ट में भी है। पेसमेकर हमारे पास क्या चीज़ है? इट्स अ डिवाइस, और वी कैन से दैट इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ द हार्ट, जो कि हार्ट के रिदम को कंट्रोल करता है, उसके जो सीक्वेंसेस होते हैं उसको करेक्ट करता है, मेंटेन रखता है उस साइकिल को। अब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? ऐसे नोड से जो सिग्नल है वो टोटली ब्लॉक हो जाते हैं, वो ईवी नोड्स में आते ही नहीं है। जो प्राइमरी पीस मेकर था वही काम नहीं कर रहा। अब हार्ट बीट को तो मेंटेन रखना ही है, तो फिर वेंट्रिकल्स जो है वो रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं बैकअप पेसमेकर के, और वी कैन से द जो सब्साइडरी पेसमेकर होते हैं उस पर रिलाई करते हैं। और इस बैकअप जो पेसमेकर होता है उसकी जो सिग्नल्स होती है वो ऐसे नोट से स्लोअर होती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी जो है वो ड्रॉप हो जाता है, स्लो हो जाता है, बट एटलीस्ट द हार्ट इज कीप पंपिंग। वो कहते हैं ना होने से कुछ तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पूरी बॉडी जो है वो हार्ट पर ही, उसकी सप्लाई पर ही डिपेंड कर रही है। 40 से लेकर 60 बीट्स पर मिनट इस एवी नोड्स की, या फिर हम इसे कहते हैं जंक्शनल पेस मेकर की, या फिर जो सब्साइडरी या फिर बैकअप पेसमेकर की रेट होती है 40 से लेकर 60 तक बीट्स पर मिनट, जो कि ऑब्वियसली कम होती है, रेट भी इसकी वजह से कम होता है, और ओफन इरेगुलर ही होता है, क्योंकि वहाँ एट्रिया अपनी कंडक्शन कर रहा है, अपनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वहाँ पे, और वेंट्रिकल्स की यहाँ पे अपनी हो रही है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। एट्रिया में जो है वो ऐसे नोड्स मीन्स जो प्राइमरी पेस मेकर है वो यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से पी वेव तो रेगुलर होती है, और यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है वो अपना ही बैकअप पेस मेकर यूज़ कर रहे हैं, अपनी ही कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से पी और क्यू आर एस कम्प्लेक्स के दरमियान जो है वो कोई रिलेशन नहीं होता। पीयर इंटरवल जो है वो बिल्कुल ही वेरिएबल होती है हर एक बीट में, और इस बैकअप पेस मेकर की वजह से जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनती है इसको कहते हैं एस्केप रिदम। रेट इसका लो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को सेंकोप होता है, डिजीनेस होती है, फेंटिंग होती है, और ये जो पेशेंट होते हैं वो कार्डियक अरेस्ट के रिस्क पे होते हैं। तो ये था हमारे पास थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक।
यहाँ पर गिवन भी है, देखें, कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एक्टिविटी। मीन्स एट्रिया जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा होता है और जो वेंट्रिकल होते हैं वो भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, तो कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं बनता। तो इस चीज़ को कहते हैं एवी डिसोसिएशन। हमारे पास नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी है विच इज़ द शॉर्टेंड पीआर इंटरवल। एज द नेम इंडिकेट, जिसमें पीआर इंटरवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। अगर तो पीआर इंटरवल नॉर्मल से ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो फिर पेशेंट जाएगा क्या, फर्स्ट हार्ड डिग्री ब्लॉक में। अब शॉर्टन होगा तो क्या, अब हमारे पास जो नॉर्मल पीआर इंटरवल थी वो कितनी थी, वो 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स तक, और वी कैन से दैट 3 से लेकर 5 स्मॉल बॉक्सेस को वो कवर कर रही थी। अगर तो पीयर इंटरवल 0.12 से शॉर्ट हो और 3 स्मॉल बॉक्सेस से शॉर्ट हो, तो इसका मतलब है कि जो सिग्नल्स है वो बहुत ही एट अ फास्टर रेट वो वेंट्रिकल्स में जा रही है। और इसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WPW। इस कंडीशन में क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान एक एक्स्ट्रा पाथवे प्रेजेंट होती है और उस पाथवे को कहते हैं एक्सेसरी पाथवे और द बंडल ऑफ कैंट। तो अब वो सिग्नल जो कि ऐसे नोड से उसे ईवी नोड्स में ट्रांसफर होना चाहिए था, जो कि नॉर्मली होता है, ऐसे नोड से फिर एट्रिया में जाता है, एट्रिया के बाद फिर जाता है ईवी नोड्स में, वहाँ पे थोड़ा सा उसका डिले होता है ईवी नोड में सिग्नल का, और ये क्यों होता है कि एट्रिया प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो सके, और देन उसके बाद सिग्नल ट्रांसफर होता है वेंट्रिकल्स में। दैट्स द नॉर्मल पाथवे। बट WPW में क्या होता है, यहाँ पर बाईपास रास्ता बन जाता है और एक्सेसरी पाथवे, सिग्नल्स जो है वो एट्रिया से डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं वेंट्रिकल्स में, इस ईवी को बाईपास कर लेते हैं, इसको स्किप कर लेते हैं, बस शॉर्टकट पाथवे से डायरेक्ट एट्रिया में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट भी बहुत ही फास्टर होती है। और इसी शॉर्टकट पाथवे की वजह से वेंट्रिकल जो है वो अपने नॉर्मल वक्त से ज़्यादा उससे पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दिस causes अ स्लर्ड अपस्ट्रोक इन द QRS कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं डेल्टा वेव। और इस कंडीशन में क्या होता है, टेकिकार्डिया होता है, एरिथमियास होता है। अब सवाल ये है कि जो एक्सेसरी पाथवे है ये बनती कैसे है। सो वोल्फ पार्किंसन वाइट ये एक सिंड्रोम है, ऐसा नहीं होता कि दैट डेवलप्स इन लेटर लाइफ, बल्कि ये कॉन्जेनिटली प्रेजेंट होती है बाय बर्थ। जब बेबी मदर के वूम में प्रेजेंट होता है तो ड्यूरिंग द फेटल हार्ट डेवलपमेंट ये कनेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है फेटल जो कि मदर के वूम में होता है उसमें ये प्रेजेंट होती है, और ये जो कनेक्शन होता है ये बेबी के बर्थ से पहले ही डिसअपियर हो जाता है। बट इन WPW सिंड्रोम में ये जो कनेक्शन है ये ओपन ही रह जाता है, ये डिसअपियर नहीं होता। इसी के साथ जो है बेबी बोर्न हो जाता है, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल भी शॉर्ट होती है, क्योंकि वो वहाँ पे शॉर्टकट ही अख्तियार कर रहा है, ईवी को वो बाईपास कर रहा है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो वेंट्रिकल्स में एट अ फास्टर रेट जा रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, and this is the one of the most important clinical side, which is STEMI, means ST elevation। ST सेगमेंट की बात करें तो ये होती है नॉर्मली हमारे पास एक फ्लैट लाइन, जिसको हमने ऊपर काफ़ी डिस्कस कर लिया था, जो कि बिटवीन द QRS कम्प्लेक्स और T वेव के दरमियान जो है ये प्रेजेंट होती है। इट्स अ फ्लैट लाइन एंड नॉर्मली इट शुड बी एट द बेस लाइन। अगर तो ये बेस लाइन से ऊपर चली जाए तो फिर इसको कहते हैं ST elevation। When it is greater than 1 mm or we can say 1 small square, 1 small box हमारे पास जो वर्टिकली होती है वो 1 mm उसकी एम्पलीट्यूड ही होती है। तो अगर 1 स्मॉल स्क्वायर से उसकी एलिवेशन ज़्यादा ऊपर चली गई, तो अगर 1 स्मॉल बॉक्स से अबव या उससे ज़्यादा ST एलिवेशन हुई है,
वो लाइन जो है उसके ऊपर चली गई है, तो इसका मतलब हमारे पास ST एलिवेशन हुई है, और इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी ब्लॉकेज हो चुकी है, एंड कास्ट बाय द कंप्लीट फुल थिकनेस मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या चीज़ है, जिसको हम इजी वर्ड्स में हार्ट अटैक भी कहते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई का जो है फुल ब्लॉकेज हो जाता है, जिसमें हार्ट के जो मसल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, उसके सेल्स जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंजेस आती है वो होती है हमारे पास ST एलिवेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं V1 के लीड्स में जो है वो ST की एलिवेशन हुई है, और अगर तो V1 या फिर V4 में हो सो ये इंडिकेशन है हमारे पास एंटीरियर वॉल की, हार्ट के एंटीरियर वॉल जो फ्रंट वाली वॉल होती है, एंड दिस में सजेस्ट द एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। लीड सिस्टम का मैं अलग से बताऊंगी कि उसकी लोकेशन स्किन पे कहाँ पे लगानी होती है आपने, लीड 1 2 AVF V3 V4 एक्सेट्रा। बट यहाँ पर जस्ट इतना समझ ले कि अगर तो ST एलिवेशन हो ECG में, सो इट मीन्स कि हार्ट के जो मसल्स है वो डैमेज हो चुके हैं आर्टरीज के ब्लॉकेज की वजह से, एंड दिस इंडिकेट्स द एक्यूट हार्ट अटैक, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशंस है, और इसके लिए सडनली ट्रीटमेंट चाहिए होती है कि जल्दी से जो है ब्लड को प्रॉपरली सप्लाई को रिस्टोर कराया जाए। हम ST डिप्रेशन की तरफ, नॉर्मली का मैंने बताया भी था कि ST जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है एट द बेस लाइन, अगर तो वो बेस लाइन से नीचे हो तो इसका मतलब है कि ST डिप्रेशन हुई है, और उसकी एलिवेशन भी कितनी, इक्वल टू 0.5 mm, इससे ज़्यादा। 0.5 mm मीन्स हाफ ऑफ द स्मॉल बॉक्स, मीन्स वर्टिकली आपने लेना होता है, एंड टू कॉन्टीजियस लीड्स में मीन्स कॉन्टीजियस हमारे पास वो लीड्स जो कि हार्ट की एक ही एरिया को डिनोट करती है, एक ही एरिया के के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास V1 लीड है और हमारे पास V2 लीड है, ये दोनों हार्ट के इंटीरियर वॉल के बारे में हमें बताती है। तो अगर 0.5, एटलीस्ट 0.5, ठीक है, सॉरी 0.5 mm या उससे या फिर उससे ज़्यादा नीचे की तरफ हो गई हो, तो मीन्स ST डिप्रेशन है, एंड दिस इंडिकेट्स मायोकार्डियल इस्कीमिया। और इस्कीमिया का क्या मतलब है, कंप्लीटली ब्लॉकेज नहीं होता इसमें, जस्ट जो ब्लड सप्लाई होता है वो रिड्यूस होता है, जिसका मतलब है कि हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, और ये हमारे पास अर्ली वार्निंग साइन है। अगर तो ये प्रोग्रेस में चला गया और इसको ट्रीट नहीं किया गया, सो दिस कैन प्रोग्रेस टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मींस कंप्लीट ब्लॉकेज हो सकती है। अब यहाँ पे गिवन है बीवेयर टी वेव्स आर टू टॉल। इस टी वेव से आपने बिल्कुल ही अवेयर होना होता है। इसका पीक पे चले जाना, इन्वर्टेड हो जाना, ये खतरे की घंटी है। हमने टी वेव को ऊपर भी देख लिया था, और नॉर्मली इट्स अ मॉडेस्ट मीन्स स्लाइटली एंड स्मॉल अपवर्ड वेव। तो अगर तो लिम्ब के लीड्स में ये 5 mm से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा चली जाए, मीन्स 5 स्मॉल बॉक्सेस से जो वर्टिकली आती है उससे ज़्यादा चली जाए, या फिर चेस्ट की लीड्स में वो 10 mm मीन्स 10 स्मॉल बॉक्सेस को वो कवर करे या इससे ज़्यादा ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब है कि टी वेव्स आर टू टॉल एंड इट्स अ पीक, एंड इट्स अ एबनॉर्मली टॉल। और ये हमारे पास इंडिकेशन है हाइपरकिलीमिया की, मीन्स के ब्लड में जो है पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है। अब हाइपरकिलीमिया का टी वेव से क्या रिलेशन है, टी वेव हमारे पास कब बनती है, जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होती है, ये एक रिलैक्सेशन और रिकवरी फेज होती है, मींस अब हार्ट खुद को नेक्स्ट बीट के लिए प्रिपेयर करता है। और नॉर्मली क्या होता है कि इनसाइड द सेल पोटेशियम हाई होता है, और आउटसाइड द सेल वो होता है लो इन रिपोलराइजेशन में। तो ये जो पोटेशियम होता है ये रिपोलराइजेशन को बेसिकली करता है कंट्रोल। रिपोलराइजेशन मींस ये जो पोटेशियम है वो इट्स मूविंग आउट ऑफ द सेल। कॉन्ट्रैक्शन में सोडियम है वो अंदर की तरफ जाता है, और रिलैक्सेशन में
पोटेशियम जो होता है वो आउटवर्ड मूव करता है, इतना तो पता है आप सबको। बट इन हाइपरकिलीमिया जो एक्स्ट्रा सेलर होता है उसमें ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है, एंड दिस चेंजेस द आयन मूवमेंट एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो रीपोलराइजेशन होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा फास्टर होती है। जो रिकवरी और रेस्टिंग फेज होती है वो जल्दी पहुंच जाती है, और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो एक्सैजरेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से टी पीक बनती है, मींस टी टॉल काफ़ी ऊपर चली जाती है। तो अगर इस हाइपरकिलीमिया की कंडीशन को इनके अर्ली स्टेज में क्या होता है, टी पीक बनती है, मीन्स जो टी वेव होती है वो बहुत टाल हो जाती है, इट्स अर्ली फेज। अगर इस कंडीशन को, इस हाइपरकिलीमिया की कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर उसके बाद होती है पी आर लॉन्गेशन, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ब्लॉक की तरफ भी जा सकता है, क्यू आर एस की वाइडनिंग हो सकती है, और एट द एंड जो पेशेंट होता है वो कार्डियक अरेस्ट की रिस्क पे होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो टी वेव होती है इसका टाल होना ये खतरे की घंटी है, इट्स अ अर्ली साइन, इट्स अ अर्ली वार्निंग। और हाइपर एक्यूट स्टेमी जो कि अर्ली स्टेज होती है हार्ट अटैक की, जिसमें टी वेव जो है वो टॉल होती है और इसके अलावा थोड़ी सी ब्रॉड भी होती है। हाइपरकिलीमिया में बिल्कुल शार्प होती है, टॉल एंड शार्प। पर जो हाइपर एक्यूट स्टेमी में, मीन्स अर्ली स्टेज ऑफ द हार्ट अटैक में, वो टॉल भी होती है और थोड़ी वाइड भी होती है। सो इन वेव्स की चेंजेस को आपने बहुत बारीकी से आपने नोट करना होता है। One is the inverted T wave. As you can see here, this is the inverted T wave. बट ये इन्वर्टेड टी वेव जो होती है कुछ लीड्स में, ये अगर तो इन्वर्टेड हो तो फिर ये नॉर्मल है। यूजुअली इन नॉर्मल में हमारे पास क्या होता है, अपराइट पोजीशन में होती है। बट कुछ लीड्स में जो कि V1 है एंड लीड 3 में, ये इन्वर्टेड ही होती हैं और उसको नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। अगर इन लीड्स में इन्वर्टेड आ जाए टी वेव तो फिर भी इट्स अ नॉर्मल वेरिएंट। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। कीप इन माइंड दिस वन बेसिक आइडिया कि जो ईसीजी होता है ये जस्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता, बल्कि ये जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की डायरेक्शन को भी शो करता है। अगर तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टुवर्ड्स द लीड, जहाँ पे लीड्स लगे होते हैं ना स्किन पर, तो उसकी तरफ मूव करे तो फिर हमारे पास अपवर्ड वेव आती है, ठीक है, बेस लाइन से अपवर्ड आती है। और अगर यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लीड से अवे जाए, दूर जाए, ठीक है, तो फिर यही वेव जो होती है इनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ आती है, जो कि नेगेटिवली हम इसे डिनोट करते हैं। तो इन केस ऑफ रीपोलराइजेशन भी इन लीड्स की पोजीशन ही ऐसी होती है, वहाँ पे होती हैं। तो फिर रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि वेव उससे लीड से दूर जा रही होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो लीड सिस्टम से दूर जा रही होती है इन रिपोलराइजेशन में। तो इसलिए अगर लीड V1 में या फिर लीड 3 में इन्वर्टेड वेव आ जाए, टी वेव आ जाए, तो फिर उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब अगर यही इन्वर्टेड टी वेव्स दूसरी लीड्स में, लीड जो है वहाँ इन्वर्टेड आ जाए, लाइक V2 में, V6 में, V1 में, V2, V1 में नहीं सॉरी, लीड 1 में और लीड 2 में, अगर इस तरह दूसरी लीड्स में इसके अलावा वहाँ पर टी वेव इन्वर्टेड हो, सो इट्स अ नॉन स्पेसिफिक साइन ऑफ अ वेराइटी ऑफ कंडीशंस। मतलब ये एक कोई सिंगल डिजीज को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि इट कैन बी सीन इन मैनी डिफरेंट कंडीशंस। बहुत सी कंडीशन में टी वेव जो है वो इन्वर्टेड हो सकती है। बहुत सी इसके काजेज है, लाइक मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में भी हो सकता है, आफ्टर सम इवेंट्स इन्फॉक्शन में भी हो सकता है। अब आपने क्या करना होता है, यूज दिस फाइंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर पेशेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब आपने इस पॉइंट पर ईसीजी को लोनली नहीं लेना होता कि उसी के बेस पे आप डायग्नोस बना दें कि हाँ बस टी वेव इन्वर्टेड है, पेशेंट को इस्कीमिया है, बस बात ख़त्म। बल्कि ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि दिस इज़ अ नॉन स्पेसिफिक साइन। तो अब अगर ईसीजी में टी वेव इन्वर्टेड आ भी गई, फिर आपने पेशेंट की साइन एंड सिम्टम्स को देखना है, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को लेनी होती है, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को देखना होता है। बस टी वेव चाहे फिर वो पीक पर हो या फिर इन्वर्टेड हो, दोनों एक अलार्मिंग एंड वार्निंग साइंस है। Next one is here the biphasic T waves. Name says either bi means two, phasic means direction. It goes in one direction and then reversed. फर्स्ट पार्ट कभी पॉजिटिव होता है या फिर सेकंड पार्ट नेगेटिव या फिर कभी इसके ऑपोजिट होता है, मींस डाउन एंड अप। सो इस वजह से यहाँ पे गिवन है दैट दे हैव टू पीक्स एंड कैन बी इंडिकेटिव ऑफ द इस्कीमिया एंड हाइपोकिलीमिया। और इस्कीमिया में भी स्पेसिफिकली द सब इंडोकार्डियल इस्कीमिया को सजेस्ट करता है। सब इंडोकार्डियल इस्कीमिया मींस जो हार्ट वॉल की इनर लेयर होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, वहाँ पर इस्कीमिया हो जाता है। वो लेयर जो वेंट्रिकुलर कैविटी के बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है, इसमें फुली थिकनेस नहीं होती। नॉर्मल टी वेव में क्या होता है, जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होती है तो इसकी डायरेक्शन फ्रॉम एंडोकार्डियम टुवर्ड्स द एपिकार्डियम होती है। लेकिन सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया में क्या होता है कि जो एंडियोकार्डियम होता है वहाँ पर इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रीपोलराइजेशन जो होती है वो स्लो होती है या फिर एबनॉर्मल होती है। जबकि जो आउटर लेयर होती है, एपिकार्डियम होती है, वहाँ पर रिपोलराइजेशन जो होती है वो नॉर्मल होती है। तो टी वेव स्टार्ट एक डायरेक्शन में होता है एंड देन रिवर्स हो जाता है। इसके अलावा हाइपोकिलीमिया की कंडीशन में भी हो सकता है। अगर तो पोटेशियम का लेवल लो हो तो उतना ही रिपोलराइजेशन भी स्लो होता जाता है। हाइपोकिलीमिया की कंडीशन में ईसीजी में बहुत सी क्लासिकल प्रोग्रेस होती है, लाइक फ्लैटेंड टी वेव हो सकती है, बाइफेसिक टी वेव हो सकती है, फुली इन्वर्टेड टी वेव हो सकती है, या इसके अलावा प्रोमिनेंट यू वेव भी हो सकती है। और यू वेव हमारे पास तब बनती है जब वेंट्रिकुलर की रीपोलराइजेशन स्लोड हो या फिर डिलेड हो। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैट टी वेव्स, जिसमें टी वेव्स जो है इट प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द बेस लाइन के लेवल पे ही टी वेव जब प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं कि ये जो टी वेव है ये फ्लैटेंड है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई एंड आई एम रिपीटिंग अगेन दिस थिंग कि आपने इसी एक चीज़ को लेकर आपने डायग्नोस नहीं बनानी होती कि हाँ पेशेंट की टी वेव है तो मीन्स इस्कीमिया हो सकता है, हाइपोकिलीमिया हो सकता है। बल्कि सबसे पहले तो आपने लीड्स को, मल्टीपल लीड्स को आपने देखना होता है। जिस तरह से इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि V1 में और जो लीड्स 3 थी वहाँ पर जो इन्वर्टेड टी वेव थी वहाँ पे नॉर्मल आ रही थी। अब अगर वहाँ पर भी फ्लैट टी वेव्स हो जहाँ पर उसे इन्वर्टेड टी वेव होनी चाहिए तो मीन्स हाँ फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट बाय द वे इट्स अ नॉन स्पेसिफिक। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टी वेव अगर फ्लैटेंड आ गया तो आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की इंडिकेशन दें, उसको डायग्नोस करें कि हाँ पेशेंट को बस स्कीमिया है। सो नो, ऐसा नहीं होता। बल्कि दे नीड द कॉन्टेक्स्ट। आपने पेशेंट के सिम्टम्स को देखना होता है, आपने पेशेंट के लैब टेस्ट को देखना होता है, और इवन जो ईसीजी की बाकी कंपोनेंट्स है क्या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही है, एसटी एलिवेशन या फिर कोई डिप्रेशन या उनकी ड्यूरेशन में कोई चेंजेस, आपने उनको भी मस्ट कंसिडर करना होता है। बाकी दिस में रिप्रेजेंट द इस्कीमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। वही बात कि फ्लैटेंड टी वेव का आना ये इस्कीमिया की या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, चाहे फिर वो हाइपोकेलीमिया हो, हाइपोकेल्सीमिया हो, उनकी अर्ली साइंस हो सकते हैं। या इसके अलावा पेशेंट जो है वो एंटी एरिथमिक कोई ड्रग यूज़ कर रहा है उसकी वजह से भी फ्लैट टी वेव्स हो सकती है, जिस तरह से डिजॉक्सिन है।
डिजॉक्सिन के यूज़ की वजह से भी टी वेव फ्लैटेंड हो सकती है, या फिर ये नॉर्मल वेरिएंट भी कुछ पेशेंट में हो सकता है। अब अगर कुछ पेशेंट का कॉन्जेनिटली ही ऐसा हो, मीन्स के टी वेव की जो एम्पलीट्यूड हो वो लो हो, तो फिर ये उनमें नॉर्मल है। लास्ट वन इज द asystole, which is the only stable rhythm, जो कि ईसीजी में बस एक फ्लैट लाइन होती है, जिसको asystole कहते हैं। And this shows the complete absence of the electrical activity in the heart. कोई पी वेव नहीं, कोई क्यूआरएस नहीं, कोई टी वेव नहीं, just a straight line. And the patient is clinically dead. अगर तो हमने कोई भी immediate intervention नहीं की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे नोट कर ले, दिस इज़ अ कार्डिक अरेस्ट रिदम है, जिसका मतलब है नो शॉकेबल रिदम। यहाँ पे आपने डिफिब्रिलेटर को यूज़ नहीं करना होता। ये जो एसिस्टोल होती है ये हमारे पास नॉन शॉकेबल होती है, इसमें आप पेशेंट को डिफिब्रिलेट नहीं कर सकते। अब इसके ऑपोजिट जो हमारे पास शॉकेबल रिदम्स होती है, जिसमें हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें एक हमारे पास है अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, या इसके अलावा पेशेंट को अगर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनकी रिदम्स जो होती है वो इरेगुलर होती है, और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी होती है वो भी बहुत रैपिडली होती है। तो डिफिब्रिलेटर के थ्रू उसको रिसेट्स कराते हैं, उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दोबारा से रिसेट करते हैं कि ये जो रिदम है ये दोबारा से नॉर्मल हो जाए। बट इन केस ऑफ द एसिस्टोल, यहाँ पे क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, तो फिर डिफिब्रिलेटर का यूज़ क्यों करें? फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिसेट करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट ही नहीं है। द ओनली ट्रीटमेंट जो कि यहाँ पे काम आती है वो है सीपीआर, और इस कंडीशन में जो मेडिकेशन यूज़ होती है वो है एपिनेफ्रीन, या इसके अलावा कोई भी रिवर्सिबल काजेस हो तो फिर उसको फिक्स किया जाता है। लाइक हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्लड लॉस बहुत हुआ है पेशेंट को, ऑक्सीजन की सेचुरेशन लो हो, या फिर एसिडोसिस हुए पेशेंट को, या फिर हाइपोथर्मिया हुआ हो, एंड एक्सेट्रा। तो उन कंडीशन को आपने फिक्स करना है, उनको ट्रीट करना होता है। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट द ईसीजी। Now, if you have any question, so feel free to ask in the comment box. And thank you so much.